नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube प्लेटफॉर्म PSC बाय DC सर पर। दोस्तों, जैसा कल मैंने आपको बताया था, मैं आपके लिए एक MP की सीरीज़ लेके आने वाला हूं, जो कि MPPSC 2026 के लिए टारगेटेड होने वाली है, जिसमें हम मेनली मध्य प्रदेश की हिस्ट्री, कल्चर एवं लिटरेचर यानी मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृति और साहित्य के डेली 15 से 20 मिनट के वीडियो आपके सामने लेकर आएंगे। आज उसी का पहला लेक्चर है, जिसमें हम मध्य प्रदेश के विश्व विरासत स्थल को पढ़ने वाले हैं, यानी मध्य प्रदेश की यूनेस्को साइट्स को हम पढ़ने वाले हैं। वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन मध्य प्रदेश या मध्य प्रदेश के विश्व विरासत स्थल हमारे इस पहले टॉपिक का नाम है। और देखिए, यहाँ पर हम सिलेबस की बात करते हैं तो प्रीलिम्स के सिलेबस में आपको देखने को मिलेगा मध्य प्रदेश के विश्व धरोहर स्थल या वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन मध्य प्रदेश, यहाँ पर आपको टॉपिक देखने को मिलेगा। जब हम मेंस में बात करेंगे तो मेंस में हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा मध्य प्रदेश के विश्व धरोहर स्थल या वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, है ना। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि प्रीलिम्स और मेंस में यह टॉपिक है। अब इसको ही हम क्या करेंगे, डिटेल में समझेंगे। कितनी साइट्स है यूनेस्को, क्या होता है, उन सभी के ऊपर हम विस्तार में बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं सर, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट या विश्व धरोहर स्थल हम किससे बोलते हैं। जब हम यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की बात करते हैं तो यहाँ जो एक हमारे यहाँ इंस्टीट्यूट है उसका नाम है यूनेस्को। इसका फुल फॉर्म बहुत बार MPPSC में पूछा गया है, तो फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन, यानी संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन। इसके द्वारा क्या होता है कि जो दुनिया में कुछ महत्वपूर्ण कल्चरल यानी सांस्कृतिक या नेचुरल या प्राकृतिक कुछ ऐसे जगह या प्लेसेस होते हैं, उनको क्या संरक्षित करना बहुत ज़रूरी है, यानी उनको प्रोटेक्ट करना ज़रूरी है। तो उसी के द्वारा यूनेस्को के द्वारा 1972 में वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन के दौरान वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स का एक कॉन्सेप्ट लेके आया गया था। इसमें कहा गया है कि हम दुनिया में उन चीज़ों को सहेज के रखेंगे या उन चीज़ों को प्रोटेक्ट करेंगे जो मानव के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे मान लीजिए पर्यटन स्थल है, पर्यटन स्थल हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वहाँ से हमें कहीं ना कहीं हमारा इकोनॉमिक में कहीं ना कहीं सपोर्ट मिलता है। प्राकृतिक में जैसे हम मान लेते हैं काजीरंगा नेशनल पार्क, वहाँ पर एक सींग वाला गेंडा पाया जाता है। अब कभी एक सींग वाला गेंडा आज की डेट में मान लीजिए समाप्त हो जाता है या उनकी ख़त्म हो जाते हैं वो, तो क्या वह हमारे लिए अच्छा रहेगा? क्या नहीं रहेगा। तो वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन जो हुआ 1972 में, उसमें यूनेस्को ने बोला हम एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स का कॉन्सेप्ट लेके आ रहे हैं। उसके अंतर्गत हम जो मानव के लिए जो भी महत्वपूर्ण होगा, जैसे कि सांस्कृतिक और प्राकृतिक, उनको धरोहर के रूप में हम उनका क्या करेंगे, संरक्षण करेंगे। तो यूनेस्को एक संस्था है, आप सभी को पता है, फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर है। इसके द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स या विश्व धरोहर स्थल को क्या किया जाता है, मेनली घोषित किया जाता है, और उसके बाद उनकी देखरेख कौन करता है, यूनेस्को अपने फंड के माध्यम से उनकी क्या करता है, देखरेख करता है। ठीक है। अब देखिए, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की बात करते हैं तो यह दो प्रकार की होती है। एक ही यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स जो यूनेस्को के द्वारा जिन्हें घोषित कर दिया गया है, कि जैसे मान लीजिए कि आगरा का किला है, सांची का स्तूप है, फिर हमने देखा है कि भैया खजुराहो के मंदिर हैं, भीमबेटका की गुफाएं, यानी यूनेस्को ने इनको पहले से ही विश्व धरोहर स्थल घोषित कर दिया है। ठीक है। इनकी दूसरी सूची होती है टेंटेटिव यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, यानी अस्थायी यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल। इसमें क्या करता है, यूनेस्को सभी देशों से सूची मांगता है कि आपको कौन कौन सी धरोहर ऐसी लगती है जो मानवता के लिए महत्वपूर्ण हो सकती है या जो ह्यूमन के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है, आप हमें उसकी लिस्ट दीजिए। और जब हम उसके ऊपर स्टडी करेंगे और कभी हमें लगेगा कि हाँ ये मानव के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो हम क्या करेंगे, उन्हें यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में घोषित मतलब शामिल कर लेंगे। तो ये अस्थायी सूची सभी देशों के द्वारा दी जाती है। पहले यूनेस्को टेंटेटिव लिस्ट में उसे शामिल करता है,
वहाँ पर 1 साल तक उसे टेंटेटिव लिस्ट में रखता है, यानी उनकी स्टडी करता है कि हाँ इसको हम वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल कर सकते हैं। उसके 1 साल बाद उन्हें किसमें, वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल कर लिया जाता है, कभी यूनेस्को को लगता है कि हाँ इनको संरक्षित करने की आवश्यकता है। तो इस प्रकार 2 इनकी लिस्ट होती है। अब मध्य प्रदेश में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स भी हैं, यानी विश्व धरोहर स्थल भी हैं, और टेंटेटिव यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स भी हैं, यानी अस्थायी यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल भी है। तो सबसे पहले हम यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल की बात करेंगे या यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की बात करेंगे। तो देखिए मध्य प्रदेश में हम बात करते हैं तो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हमारे यहाँ कितनी है, टोटल 3 है। कितनी है, टोटल 3 है। और टेंटेटिव लिस्ट की हम बात करते तो उसमें हमारे यहाँ की कुल कितनी है, तो उसमें हमारे यहाँ की 15 साइट्स अभी वर्तमान में शामिल है। तो देखिए सबसे पहले जो विश्व धरोहर स्थल के अंतर्गत हमारे यहाँ आती हैं उसकी हम बात करते हैं तो कितनी है, टोटल 3 है। कौन कौन सी, तो पहला है खजुराहो के मंदिर यानी खजुराहो के टेम्पल्स, दूसरा है सांची का स्तूप, ठीक है, तीसरा है भीमबेटका की गुफाएं। खजुराहो के मंदिर मध्य प्रदेश की पहली साइट है जिसे यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल या यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल किया गया था। उसके बाद 1989 में मध्य प्रदेश की दूसरी साइट सांची स्तूपा को मेनली यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल किया गया। उसके बाद 2003 में भीमबेटका की केव्स या भीमबेटका की गुफाओं को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल किया गया था। तो वर्तमान में हमारे यहाँ यूनेस्को की सूची में कुल कितनी है, 3 साइट्स हैं। और भारत की बात करते तो भारत में 45 टोटल क्या है जो यूनेस्को की साइट्स में शामिल है, ठीक है। अभी हाल ही में असम के अहोदम नामक एक स्थान पर, मेनली अहोदम बोला जाता है उन्हें, उनको शामिल किया गया है। तो उसके बाद हमारे यहाँ टोटल 45 हो गई हैं, पर मध्य प्रदेश में आपको याद रखना है कितनी है, 3 है। अब इन्हीं हेरिटेज साइट्स की हम एक एक करके बात करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि MPPSC प्रीलिम्स 2026 की हमारे यहाँ पास टेस्ट सीरीज लॉन्च कर दी गई है, जिसमें आपको टोटल 75 टेस्ट मिलने वाले हैं। 50 हमारे यूनिट वाइज होंगे और 25 हमारी FLT होगी। और 50 टेस्ट कैसे होंगे कि हर यूनिट के हमारे कितने टेस्ट होने वाले हैं, 5 टेस्ट होने वाले हैं। तो हमारे पास 10 यूनिट है तो 50 टोटल टेस्ट हो जाएंगे। उसके बाद हमारे पास 25 FLT होने वाली है। दोस्तों यहाँ हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों बच्चों के लिए अवेलेबल है, आप इसको परचेज़ कर सकते हैं। इसको परचेज़ करने के लिए आपको हमारी एप्लीकेशन PSC by DC सर को डाउनलोड करना है। और कोई भी इंक्वायरी आती है तो आप हमारे नंबर 8839306361 या 8818867858 या 9039934137 पर कॉल कर आप हमसे इसकी जानकारी मांग सकते हैं। देखिए यह टेस्ट मेरे द्वारा और DC सर के माध्यम से बहुत एनालिसिस के द्वारा बनाए जा रहे हैं। दोस्तों इसमें बहुत मेहनत है। और देखिए आपने 2025 की ज्वाइन की होगी तो आपको पता होगा कि हाँ आपके लिए कितने महत्वपूर्ण है। तो इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूलिएगा। हर तीसरे दिन में एक टेस्ट होता है। अभी तीसरी यूनिट के टेस्ट चल रहे हैं, अभी 17 तारीख के बाद से चौथी यूनिट के टेस्ट चालू हो जाएंगे, ठीक है। तो आप लगातार उस पर बने रहिए, चौथी यूनिट से भी शुरू करेंगे तो आपका फ़ायदा है। अब आ जाइए हम एक एक करके हमारी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स का अध्ययन कर लेते हैं। पहला है खजुराहो के मंदिर या खजुराहो टेम्पल। यह खजुराहो टेम्पल्स कहाँ पर है, तो यहाँ पर बुंदेलखंड में एक जगह जिला है, उसका नाम है छतरपुर। छतरपुर में ही हमें देखने को मिलता है क्या, मेनली हमें देखने को मिलते हैं खजुराहो के टेम्पल। यहाँ पर खजुराहो है, मेनली 20 किलोमीटर दूर पड़ता है छतरपुर स्टेशन से, वहाँ पर खजुराहो टेम्पल्स हैं, ठीक है। इसे 1986 में क्या किया गया था, यूनेस्को की लिस्ट में शामिल किया गया था। आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं किस जिले में है, इसे यूनेस्को में कब शामिल किया गया, कुल कितने मंदिर हैं जिन्हें यूनेस्को में शामिल किया गया है। तो टोटल पहले 85 मंदिर थे, परंतु अब टूट फूट के बाद 20 टेम्पल्स बचे हुए हैं। तो वही 20 टेम्पल्स किस में शामिल है, खजुराहो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल है। तो यहाँ पर आपके 3 कन्फ्यूज़न दूर हो गए कि कहाँ पर है, तो सर डिस्ट्रिक्ट छतरपुर या जिला छतरपुर मध्य प्रदेश में। यूनेस्को में कब शामिल हुआ, 1986 में। टोटल मंदिर कितने हैं, तो 20 उसमें मंदिर हैं। अब देखिए हम खजुराहो के मंदिर की बात करते हैं तो यह मेनली नागर शैली में बना हुआ है। नागर शैली में या नागर स्टाइल में यह बना हुआ है। उसमें भी एक शैली होती है पंचायतन शैली। कौन सी, पंचायतन शैली में इसे निर्मित किया गया है। पंचायतन शैली में क्या होता है कि मुख्य मंदिर बीच में होता है, यानी ये मुख्य मंदिर है, इसके चारों ओर 4 अलग अलग मंदिर होते हैं।
तो यानी कितने हो गए, 5 मंदिर हो गए। इसे ही मेनली पंचायतन शैली कहा जाता है। तो खजुराहो के मंदिर नागर शैली की एक उप शैली है, पंचायतन शैली या पंचायतन स्टाइल में इसे बनाया गया है। इसके किसके द्वारा इसको कंस्ट्रक्शन कराया गया था, तो देखिए 1950 से लेके 1050 तक चंदेल शासकों द्वारा, चंदेल जो वंश के राजा थे, चंदेला डायनेस्टी के जो किंग्स थे, उनके द्वारा खजुराहो मंदिरों का निर्माण कराया गया था। खजुराहो मंदिर की हम बात करते हैं तो यह मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। एक है पश्चिमी समूह मंदिर, दूसरा है पूर्वी समूह मंदिर और तीसरा है दक्षिण समूह मंदिर। यानी 3 दिशाओं में यह मंदिर है। ठीक है, तो ये 3 मेनली 3 समूह में इसे बांटा गया है। ठीक है, अब देखिए हम आगे बात करते हैं। सबसे पहले पश्चिम समूह के मंदिर की बात करते हैं। तो इसमें पहला मंदिर है लक्ष्मण मंदिर, जो भगवान विष्णु को समर्पित है। इसको जो चंदेल शासक थे यशोवर्मन, उनके द्वारा बनाया गया था। याद करने की ट्रिक है कि लक्ष्मण भगवान में क्या था, तो लक्ष्मण जी में सर यश था। यश था कि नहीं था, वो किसी भी काम के लिए आगे आ जाते थे, यानी उनमें मनोबल था, उनमें यश था। तो लक्ष्मण मंदिर का निर्माण किसने कराया, यशोवर्मन चंदेल द्वारा। फिर देखिए 64 योगिनी मंदिर है, जो कि खजुराहो का सबसे प्राचीनतम मंदिर बनाया जाता है। जो देवी के 64 रूप है उनको यहाँ समर्पित है। फिर देखिए कंदरिया महादेव मंदिर है, जिसको विद्याधर चंदेल द्वारा बनवाया गया था। ये खजुराहो का सबसे ऊंचा मंदिर है। इसकी ऊंचाई लगभग 31 मीटर है और यह भगवान शिव को समर्पित है। फिर देखिए चित्रगुप्त मंदिर मिलता है, जो भगवान सूर्य को समर्पित है और साथ साथ यानी चित्रगुप्त की मूर्ति भी है। इसका निर्माण चंदेल शासक गंडदेव द्वारा कराया गया था। ठीक है, फिर देखिए विश्वनाथ मंदिर, इसे राजा धंगदेव द्वारा बनवाया गया। फिर देखिए मात मंगेश्वर मंदिर, जो भगवान शिव का मंदिर है, यहाँ भी किसके अंतर्गत आता है, पश्चिमी समूह के अंतर्गत आता है। फिर हम पूर्वी समूह या ईस्टर्न ग्रुप्स की बात करते हैं तो यहाँ मुख्य रूप से जैन धर्म यानी जैन धर्म को समर्पित है। यहाँ पर आपको नोट लगा के एक पॉइंट लिखना है कि जो खजुराहो के मंदिर है वह हिंदू प्लस जैन धर्म से संबंधित है। किससे, हिंदुइज्म और जैनिज्म जो रिलीजन है उससे रिलेटेड है मेनली खजुराहो के मंदिर। ठीक है, कभी पेपर में आ जाता है कि रिलीजन से रिलेटेड है, तो आपको बता के आना है हिंदुइज्म और जैन से रिलेटेड है। इसमें हमें देखिए पार्श्वनाथ का मंदिर मिलता है, आदिनाथ का मंदिर मिलता है, जहाँ पर ऋषभनाथ की एक मूर्ति, एक घंटाई मंदिर मिलता है, जो कि महावीर स्वामी की माता द्वारा देखे गए 16 स्वपन्नों का इसमें चित्रण किया गया है। फिर देखिए दक्षिण समूह मंदिर, सदन ग्रुप की हम बात करते हैं तो यहाँ पर दूलादेव का मंदिर है, जो भगवान शिव को समर्पित है। चतुर्भुज मंदिर है, जहाँ पर 4 भुजाओं वाले भगवान विष्णु को समर्पित है। लालगुआ मंदिर है, जिसे महादेव मंदिर भी कहा जाता है। ठीक है, यहाँ एक ऐसा मंदिर है जिसकी दीवारों पर कोई भी मूर्ति को अंकित नहीं किया गया है। जैसे आप सभी को पता है कि खजुराहो के जो मंदिर है उसकी दीवारों पर आपने बहुत सारी मूर्तियाँ देखी होंगी, पर यहाँ पर लालगुआ जो मंदिर है वहाँ पर बाहरी दीवारों पर कोई भी मूर्ति उकेरी नहीं गई है। तो यहाँ पर खजुराहो मंदिर की हमने बात कर ली कि खजुराहो के मंदिरों सर छतरपुर में स्थित है। 1986 में इसे शामिल किया गया था, 3 भागों में बांटा गया। आपको सब चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब दूसरा है सांची स्तूप। सांची स्तूप की बात करते तो सांची स्तूप देखिए यहाँ पर रायसेन पड़ता है। रायसेन में एक सांची नामक स्थान है जो विदिशा के समीप पड़ता है, परंतु वह किस जिले में है, सांची में। भारत की पहली सोलार सिटी सांची को ही बोला जाता है। तो सांची रायसेन जिले में स्थित है। इसे 1989 में, कब, 1989 में यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया था। देखिए अब याद कैसे करेंगे, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर छतरपुर देखने को मिलेगा। छतरपुर के नीचे या खजुराहो, उसके नीचे सांची, और उसके नीचे आओगे आप भोपाल के नज़दीक तो आपको क्या मिल जाएगा मेनली, तो आपको मिलेंगे भीमबेटका की केव्स। तो सबसे पहले छतरपुर, उसके बाद सांची, उसके बाद भीमबेटका की केव्स को किसमें, यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया था। अब देखिए इसे 1989 में यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया। इसके अन्य नाम भी है, जैसे कांकड़ा है, काकण बोट और बोधश्री, ये क्या है, इसके अन्य नाम है। देखिए इसका निर्माण मेनली किसने, राजा अशोक के द्वारा कराया गया था। इनकी खोज 1818 में एक ब्रिटिश अधिकारी थे जिनका नाम था जनरल टेलर, उसके द्वारा किया गया था। यहाँ पर मेनली सारीपुत्र और महामोगलायन जो गौतम बुद्ध के शिष्य थे, उनकी मेनली जो अस्थि हैं, ठीक है, अस्थि जैसे हम रिलिक्स बोलते हैं या मंजूसा या कलश, वह इसके अंतर्गत हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको 5 से 7 स्तूप मेनली देखने को मिलते हैं जो कि बोधश्री पर्वत पर स्थित हैं। ठीक है, इसके जो
आगे गेट लगा हुआ है, ये आपको गेट दिख रहा है, इसे बोला जाता है तोरण द्वार। क्या बोला जाता है? इसे तोरण द्वार मुख्य रूप से बोलता है। अब यहाँ पर आपको ये मेधी दिख रही होगी, जो रेलिंग लगी होती है इसे मेधी बोलते हैं, और ऐसा बोला जाता है कि ये इनका निर्माण मेनली पुष्पमित्र शुंग द्वारा कराया गया था। ठीक है, इसका जो हेड है, हेड के नीचे देखिए यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा सर्कुलर डिस्क, जिसे चक्र बोलते हैं। फिर उसके नीचे आओगे तो आपको हर्मिका देखने को मिलेगा, यहाँ पर हेमिस्फेरिकल डोम देखने को मिलेगा अंडाकार में। ठीक है, तो आगे सबसे पहले हम घुसते हैं तो उसे क्या बोला जाता है? मेनली तोरण द्वार बोला जाता है। तो ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, फिर देखिए तीसरी है भीमबेटका की गुफाएं। यह 2003 में यूनेस्को की सूची में शामिल की गई थी। यहाँ भी रायसेन में, भोपाल के निकट ओबेदुल्लागंज पड़ता है। ओबेदुल्लागंज कभी भी जाओ भोपाल रायसेन, भोपाल से रायसेन, तो इसको ज़रूर घूम के जाना, बहुत अच्छी जगह है। 2003 में इसे किसमें? यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया था। अब देखिए भीमबेटका की बात करते हैं तो ये प्राग ऐतिहासिक कालीन जगह है, यानी जो पाषाण कालीन यहाँ स्थल है। इनकी खोज 1957-58 में श्रीधर विष्णु बाकड़कर जी द्वारा की गई थी। इंपॉर्टेंट है, एमपीपीएससी ने पूछा है खोजकर्ता कौन है और कब खोज की गई है, दोनों पूछा हुआ है। यहाँ पर मेनली हमें क्या देखने को मिलते हैं? तो यहाँ पर हमें ये गुफाएं, गुफाओं में मेनली जो मानव के सबसे पहले रहने के हमें जो मिलते हैं, रहने के साक्ष्य, वहाँ हमें कहाँ पर देखने को मिलते हैं? भीमबेटका की केव्स में देखने को मिलते हैं। यहाँ पर पशु पक्षी की डिज़ाइन बनी हुई है पत्थरों पे। यहाँ पर अखेट यानी शिकार करने के चित्रांकन किया गया है। व्यक्तियों के चित्र बने हुए हैं, ऐसे सभी के चित्र बने हुए हैं। तो आपको याद रखना है इसकी खोज किसने की थी? विष्णु श्रीधर वाकड़कर द्वारा 1957-58 में की गई थी। अब देखिए दूसरा है टेंटेटिव लिस्ट, यानी अस्थायी यूनेस्को की साइट्स। अब देखिए इसमें वर्तमान में हमारे यहाँ 15 साइट्स हैं। सॉरी, मैंने स्टार्टिंग में 15 बोल दिया था, टोटल कितनी है? 18 हैं। तो अभी 2025 में 4 स्थानों को शामिल किया गया है, जिसमें क्या क्या शामिल है मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले अशोक से संबंधित शिलालेख, जिसमें पहला है गुर्जरा शिलालेख जो कि दतिया में स्थित है। फिर सांची शिलालेख जो कि रायसेन जिले में स्थित है। फिर पानगुड़ाड़िया शिलालेख है जो कि सीहोर जिले में स्थित है। और फिर रूपनाथ शिलालेख है जो कि जबलपुर जिले में स्थित है। ये चारों स्थान कहाँ पर हैं? मेनली ये टेंटेटिव सूची में शामिल किया गया है। टेंटेटिव सूची में उन्होंने नाम दिया अशोक से संबंधित शिलालेख। तो 4 शिलालेख हमारे यहाँ पाए जाते हैं, गुर्जरा, सांची, पानगुड़ाड़िया और रूपनाथ। अब देखिए रूपनाथ को आप बोलेंगे सर ये तो कटनी में पड़ता है, परंतु यह देखिए कहाँ की, ये हमारी मध्य प्रदेश की जो कल्चरल वेबसाइट से उन्होंने रूपनाथ शिलालेख को कहाँ पर? जबलपुर का बताया है। तो हमें क्या? जबलपुर का ही ध्यान रखना है। फिर देखिए दूसरा है जो 64 योगिनी मंदिर है मध्य प्रदेश के, उनको भी टेंटेटिव लिस्ट में शामिल किया गया है, जिसमें मुख्य रूप से 64 योगिनी मंदिर मितोली जो कि मुरैना जिले में पड़ता है। आप सभी को पता है, कहा जाता है कि इसकी डिज़ाइन इससे जो हमारा पुराना संसद भवन था वह 64 योगिनी मंदिर मुरैना से ही मेनली ली गई थी उसकी डिज़ाइन। फिर 64 योगिनी मंदिर खजुराहो में, उसको भी शामिल किया गया है। फिर 64 योगिनी मंदिर जबलपुर है, इसको भी मेनली टेंटेटिव सूची में शामिल किया गया है। फिर देखिए गुप्ता पीरियड से संबंधित यानी गुप्त शासकों के हमारे यहाँ कुछ कुछ जो साक्ष्य मिलते हैं उनको भी टेंटेटिव सूची में शामिल किया गया है। सबसे पहले हम बात करते हैं तो देखिए पवैया ग्वालियर में पद्मावती नामक टेम्पल है जो कि भगवान विष्णु को समर्पित है, उसे शामिल किया गया है। फिर नाचना कोठार टेम्पल है जो कि पन्ना में पड़ता है, माँ पार्वती को यह समर्पित है। फिर देखिए शिवा टेम्पल है जो भूमरा सतना में पड़ता है। फिर शिवा टेम्पल एक है जो दमोह में है। फिर देखिए कंकाली देवी टेम्पल है जो कि हमें कटनी में देखने को मिलता है। कटनी में टिगवा नामक एक स्थान है, वहाँ पर हमें देखने को मिलता है। फिर टेम्पल नंबर 17 जो गुप्ता टेम्पल है जो कि हमें सांची में देखने को मिलता है। इन सभी को भी टेंटेटिव लिस्ट में शामिल किया गया है। फिर देखिए चौथा है कि जो बुंदेला राजाओं के फोर्ट्स हैं या बुंदेला राजाओं के उन्होंने जो भी किले बना रखे हैं उनको भी शामिल किया गया है। कौन कौन से? तो गढ़ कुंडार फोर्ट, राजा महल, जहांगीर महल, दतिया पैलेस, झांसी फोर्ट और धुवेला पैलेस, इन सभी को मेनली किसमें? टेंटेटिव सूची में शामिल किया गया है। उससे पहले 6 स्थानों को 2024 में शामिल किया गया था। वो कौन कौन से थे? तो देखिए कि ग्वालियर का किला, ठीक है, ये कहाँ पर? ग्वालियर जिले में स्थित है। ठीक है, इसको किसने बनवाया था? तोमल राजवंश के राजा सूरज सेन के द्वारा इसे बनवाया गया था। फिर देखिए धमनार की गुफाएं जो कि मंदसौर जिले में स्थित है। ठीक है, इनको भी किसके अंतर्गत शामिल किया गया है? टेंटेटिव सूची में शामिल किया गया है। एमपीपीएससी ने पूछा हुआ है कहाँ पर है, तो मंदसौर जिले में। फिर भोजेश्वर महादेव मंदिर या भोजपुर महादेव मंदिर जो कि रायसेन जिले में स्थित है, बेतवा नदी के किनारे, इसको भी किस में शामिल किया गया है? टेंटेटिव सूची में शामिल किया गया है। ये राजा भोज द्वारा निर्मित कराया गया था।
ठीक है, इसे पूर्व का सोमनाथ के नाम से भी जाना जाता है। फिर देखिए चंबल घाटी में कुछ शैल चित्र प्राप्त हुए हैं जो कि वहाँ पर पहाड़ियों में मिलते हैं, उनको मेनली टेंटेटिव सूची में शामिल किया गया है। अभी थोड़े दिन पहले न्यूज़ चल रही थी कि जो चंबल वैली में हमें जो चित्र मिले हैं वह भीमबेटका से भी पुराने हैं, तो यहाँ इनको भी किसमें टेंटेटिव सूची में यहाँ मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश में फैली हुई है। फिर देखिए खूनी भंडारा जो कि बुरहानपुर में स्थित है, यहाँ एक प्रकार का वाटर सप्लाई सिस्टम था जिसको अब्दुल रहीम खान खाना द्वारा बनवाया गया था। इसके माध्यम से ही बुरहानपुर के पूरे जो ज़िला है या पूरी डिस्ट्रिक्ट है उसमें पानी की सप्लाई होती थी। आज भी यह सुरक्षित है, तो इसको भी टेंटेटिव सूची में शामिल किया गया है। फिर देखिए गोंड स्मारक जो कि रामनगर मंडला में पड़ते हैं, या रामनगर के स्मारक इसे बोला जाता है, ये गोंड राजाओं से संबंधित है। ये नर्मदा किनारे बने हुए हैं। इसको मुख्य रूप से हृदय शाह जो गोंड राजा थे उनके द्वारा बनवाया गया था, जिसमें मोती महल यहाँ पर एक प्रसिद्ध था। उन सभी को भी टेंटेटिव सूची में शामिल किया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर आज हमने यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की बात कर ली, जो कि टेंटेटिव और स्थायी सूची दोनों की हमने बात करी। ठीक है, कभी आपको इसमें कुछ भी डाउट लग रहा है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। साथ साथ आपको आज का एक आंसर देना है कि धरमार की गुफाएं किस जिले में स्थित है। धरमार की गुफाएं किस जिले में स्थित है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगले वीडियो में हम कल वापस मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।